Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Kanika and you are watching Next Day. So guys, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला में ये थर्ड क्वेश्चन पेपर है। दो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। 2016 का ये पेपर है, जून से ये संबंधित है। चलिए देखिए, प्रथम आपका जो प्रश्न है वो ये है कि बाघ किस देश से संबंध है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट है। क्वेश्चन इस प्रकार होना चाहिए कि बाघ का संबंध किस देश से है। आपका उत्तर है जर्मनी। यहाँ आप किसी भी साइन पे मत जाइएगा, मैं जो बोल रही हूँ प्लीज़ उसे नोट कीजिएगा। आंसर है आपका जर्मनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किस शहर में हुई थी। सबसे पहले लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। सो सही उत्तर है 3। फिर आपका क्वेश्चन है कि इमदाद खां के पुत्र कौन है। सो यहाँ आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन इनायत खां साहब। आप एक बात याद रखिए कि ये जो इमरत खां साहब हैं और विलायत खां साहब हैं, ये दोनों इनके ग्रैंडसन हैं। ओके, ग्रैंडसन है और इमदाद खां साहब इनके दादा हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सा मा स्वर संगति किस राग में प्रयुक्त नहीं होती। सा और मा की स्वर संगति किस राग में प्रयुक्त नहीं होती है। सो यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन 4 राग हमीर। क्वेश्चन 5 है राग मालकौंस के स्वरों को राग मालकौंस के स्वरों में गंधार को षडज मानने पर किस राग की प्राप्ति होती है। उत्तर है आपका 1 दुर्गा। यानी यदि आप मालकौंस के स्वरों में गंधार को सा मान लेते हैं तो वहाँ पे राग दुर्गा बन जाएगा। 6 क्वेश्चन है कि राग तरंगिणी में थाटों की संख्या क्या है। राग तरंगिणी में आपके थाट बताए गए हैं टोटल 12। फिर आपको इन रागों को सुमेलित करना है इनके थाट से। तो जो आभोगी है वो काफ़ी थाट का राग है। कामोद कल्याण थाट से है। बिलासखानी तोड़ी भैरवी थाट से है और गुर्जरी तोड़ी तोड़ी थाट का राग है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है ऑप्शन 2। लघु को चतस्र जाति में कितने मात्रा काल का माना जाता है। चतस्र यानी 4, तो इसलिए लघु चतस्र जाति में कितने का होगा 4 मात्रा का। तो ऑप्शन क्या है 4। फोर्थ ऑप्शन में आपका आंसर भी 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यति का संबंध है। तो देखो यति का संबंध है आपका लय से। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन पेपर में बताया था, जैसे गोपुच्छा यति होती है ना, पिपीलिका होती है। तो ये सब इनके चाल के अनुसार ये निर्धारित किए गए हैं। तो जैसे कहीं द्रुत है, कहीं विलंबित है, कहीं मध्यम लय है, तो उसको यति कहते हैं। तो यति का संबंध है लय से। सही उत्तर है 1। राग गौड़ सारंग में अधिकतर किस प्रकार की तानों का प्रयोग होता है। तो राग गौड़ सारंग में वक्र तानों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 वक्र तान। यहाँ पर प्रश्न में कोमल रे, तीव्र मध्यम और कोमल धैवत का संबंध किस राग से बताया गया है। जैसे रे रे प म प ध प, ये स्वर संगति किस राग से है। सही उत्तर है आपका क्वेश्चन ऑप्शन 3 श्री, यानी श्री राग की ये स्वर संगति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग साजगिरी के रचयिता कौन है। राग साजगिरी के रचयिता हैं अमीर खुसरो, ऑप्शन 2। मियाँ मल्हार मियाँ की तोड़ी दरबारी कान्हड़ा किस रचयिता को इंगित करते हैं, यानी किसके द्वारा ये तीनों राग बनाए गए हैं। ऑप्शन है 2 तानसेन जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजाखानी गत किस ताल में बजाई जाती है। रजाखानी गत द्रुत लय में बजाई जाती है और सही उत्तर है ऑप्शन 1
3 ताल। एक से अधिक धुन बजाने को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में बजाई जाती हैं एक से अधिक धुन एक साथ अधिकांशतः। इसे कहते हैं काउंटर पॉइंट हार्मनी, यानी जब हार्मनी को काउंटर किया जाता है दूसरी धुन के द्वारा तो उसे कहते हैं काउंटर पॉइंट हार्मनी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि किस कलाकार का संबंध सुरबहार से है? उत्तर है आपका अन्नपूर्णा देवी जी। कुछ समय पहले ही इनकी मृत्यु भी हुई है और पंडित रविशंकर जी की ये पत्नी थी, मेहर घराने से संबंधित थी। स्वरित किस वाद्य के लिए प्रयोग किया जाता है? स्वरित का प्रयोग तानपुरे के लिए किया जाता है। सही उत्तर है 2 तानपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारंगी वादक कौन है? सारंगी वादक हैं आपके रामनारायण जी। ऑप्शन 3 रामनारायण। स्वयंभू स्वरों को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? स्वयंभू यानी जो स्वयं से उत्पन्न होते हैं, उन्हें किसी के उत्पन्न होने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती। सही उत्तर है आपका 4 हार्मोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? दिस इज अवॉर्डेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुपद गायक हैं, ये सारे ही बंधु हैं, मतलब भाई ये हैं और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में हैं, लेकिन ध्रुपद गायक हैं मुख्यतः गुंदेचा बंधु। ऑप्शन 1 गुंदेचा बंधु। इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है आपका है ई क्लेमेंट्स। ऑप्शन 4 ई क्लेमेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है। वैदिक काल में स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी? वैदिक काल में स्वरों के लिए संज्ञा, यहाँ पर जो यूजीसी नेट की तरफ से जो आंसर दिया गया था वो यम दिया है। हालांकि बाद में ये शायद गलत था तो मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए थे, लेकिन जो सही उत्तर होना चाहिए देखिए यहाँ पर, वैसे तो देखिए यहाँ पे ये आंसर होना चाहिए और ये सम नहीं, ये साम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वैदिक काल में जो स्वर थे ना सामगान होता था, वहाँ पे सामगान के नाम से ये प्रचलित था। ठीक है, ऋचाएँ जो थी वो श्लोक के रूप में थी, इनका गायन किया जाता था। सो उत्तर यहाँ पे 3 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यूजीसी नेट ने यम दिया था बाद में ये गलत भी शायद हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवेली संगीत के साथ किस वाद्य की संगत होती है? तो हवेली संगीत में मुख्यतः का पखावज का प्रयोग किया जाता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन 3 पखावज। अगला प्रश्न है कि यहाँ अभिकथन और तर्क दिया है कि हिंदुस्तानी संगीत में स्वरों का लगाव एक महत्वपूर्ण कारक है, इसमें परिवर्तन होने से राग परिवर्तित हो जाता है। तर्क दिया है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि स्वर लगाव को पुस्तकों से पढ़कर गहराई से समझ लिया जाए तो किसी भी राग को गुरु से सीखे बिना गाया जा सकता है। आपको सही उत्तर यहाँ पे पहचानना है। सही उत्तर होगा 3। ए सही है परंतु आर गलत है। क्यों? क्योंकि देखो स्वर लगाव हिंदुस्तानी संगीत में एक महत्वपूर्ण कारक है, ये तो एक सही बात है, क्योंकि रागों में जब तक स्वर लगाव आपको ढंग से नहीं आएगा तो राग सारे ही एक से होंगे, रागों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि कौन सा मल्हार आप गा रहे हैं, कौन सा कान्हड़ा गा रहे हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि अभी तक संगीत जगत में ऐसी कोई पुस्तक नहीं बनी जो कि स्वर लगाव को बहुत बारीकी से आपको बता दे कि आपको ये ऐसे गाना है, ये इसमें ये स्वर लगाव, इसमें ये कण आएगा, इसमें ये मुर्की आएगी। तो वो गाने का जो तरीका है वो आपको केवल गुरु ही समझा सकते हैं। गुरु या जिससे भी आप सीख रहे हैं, आप चाहे यूट्यूब के माध्यम से सीख रहे हैं, तो मतलब जिससे उसकी चीज़ की जानकारी है कि कैसे गाया जाता है, उसी के माध्यम से सुनकर आप सीख सकते हैं। केवल पुस्तकों के माध्यम से संगीत का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। सो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 3। आपका प्रश्न है कि राजस्थानी वाद्य अलगोजा
किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये ऑप्शन थोड़ा सा कट गया है, लेकिन आपका जो सही उत्तर है यहाँ पर वो है 26, और ये एक सुशिर वाद्य है अलगोजा। ठीक है, राजस्थानी लोकवाद्य अलगोजा एक सुशिर वाद्य है, ऑप्शन 1। नाट्यशास्त्र के अनुसार क्रोध एवं रौद्र रस हेतु ध्रुवाओं को किस लय में गाए जाने का निर्देश है? इन्हें द्रुत लय में गाए जाने का निर्देश है। ये तो जनरल सी बात है कि अगर क्रोध किसी को आ रहा है तो वो धीरे धीरे तो क्रोध नहीं करेगा ना। क्रोध है तो वो विलंबित लय में तो नहीं चलेगा, रौद्र रस है तो विलंबित लय में तो नहीं होगा, तो वो द्रुत लय में ही होता है। फिर है कि जातियों के ध्यान का उल्लेख किस ग्रंथकाल द्वारा किया गया है? यहाँ यूजीसी के द्वारा जो सही उत्तर था वो है ऑप्शन 3, जगदेक मल्ल। यहाँ जो पाश्चात्य संगीत के स्वर दिए हुए हैं उन्हें आपको यहाँ दूसरी सूची से मिलाना है। अब देखिए, जो डोमिनेंट होता है वो पंचम भाव संवादी। देखो, डोमिनेंट का मतलब क्या है? जो कि सब में प्रमुख है। पंचम भाव संवादी। फिर बी है आपका मीडियंट। मीडियंट क्या है? अनुवादी। अनुवादी। सी है आपका सब डोमिनेंट, और ये है मध्यम भाव संवादी। डोमिनेंट पंचम, सब डोमिनेंट मध्यम। फिर आता है डी मॉडिफाइड नोट, और ये है आपके विकृत स्वर। तो ऑप्शन 1 है आपका सही आंसर। इसी प्रकार आपको मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं इसमें से बतानी है। हरिणाश्व, मार्गी और रंजनी। रजनी नहीं है, ये रंजनी है। यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन 2, 1 और 2, यानी हरिणाश्व और मार्गी मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं हैं। नेक्स्ट है कि शारंगदेव ने शुद्ध और विकृत स्वरों की संख्या कितनी बताई है? तो इन्होंने बताए हैं 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वर। नेक्स्ट है जीव स्वर या अंश स्वर को किस नाम से जाना जाता है? ये तो बहुत बार आज आ भी चुका है प्रश्न। सही उत्तर है आपका 3, वादी स्वर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है कि 9/8 अंतराल किसके समक्ष है? तो ये 51.1 सेवर्ट के समकक्ष है। मतलब अगर इसका अंतराल निकाला जाए सेवर्ट में तो 51.1 आपको डिजिट प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारायण मोरेश्वर खरे किसके शिष्य थे? तो ये नारायण मोरेश्वर खरे जी, जिन्होंने कि रागांग पद्धति की रचना की थी, 30 मुख्य रागांग रखे थे, तो ये थे वीडी पलुस्कर जी के शिष्य। ऑप्शन 4, वीडी पलुस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत भाष्यम के लेखक कौन है? सही उत्तर है 1, नान्यदेव। भरत भाष्यम नान्यदेव के द्वारा। राग रागिनी वर्गीकरण का उल्लेख किन ग्रंथों में किया गया है? इन चारों में से किस किस में हमें राग रागिनी वर्गीकरण प्राप्त होता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन 4, 1, 2, 3, यानी संगीत मकरंद, संगीत दर्पण और राग तरंगिणी, तीनों में ही राग रागिनी का वर्गीकरण मिलता है। लेकिन नाट्यशास्त्र जो सबसे आरंभिक रचना है भरत की, उसमें कोई भी राग रागिनी वर्गीकरण नहीं मिलता। इससे पता चलता है कि भरत के बाद इस वर्गीकरण का प्रचार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहोबल के श्रुति स्वर स्थान अनुसार इन्हें सुमेलित करना है, यानी इन स्वरों को उन्होंने किस श्रुति पर स्थापित किया है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन 3, ए जो है आपका पूर्व ग 7वीं श्रुति पर है, तीव्रतर रे 9वीं श्रुति पर है, पूर्व ने 20वीं श्रुति पर और तीव्रतर ध 22वीं श्रुति पर अहोबल जी के द्वारा स्थापित किया गया है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन 3। पंडित अहोबल ने वीणा के तार पर शुद्ध ग एवं शुद्ध नी को कहाँ स्थापित किया है? तो मैं अहोबल जी के वीणा के ऊपर ये वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। ऑप्शन 1 30 और 20, यानी शुद्ध ग 30 पर, शुद्ध नी 20 पर। राग देवगिरी बिलावल मिश्रण है। ऑप्शन 3 शुद्ध कल्याण एवं बिलावल का। राग देवगिरी बिलावल में शुद्ध कल्याण और बिलावल का मिश्रण है।
नेक्स्ट है आपका कि ये आपको स्वर संगतियाँ दी हैं, इनको आपको मिलाना है रागों से। सही उत्तर है आपका ऑप्शन 3। यहाँ आप इन्हें मैच कर सकते हैं, ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर है। रे म प स्वरावली किन रागों में प्रयुक्त होती है? तो सही उत्तर है 2, गुणक्री, जोगिया और बैरागी भैरव। दोनों में ही रे म प की स्वर संगति का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा ग्रंथ पहले रचा गया था? उत्तर है 3, यानी पहले संगीत रत्नाकर आया, माफ कीजिए, पहले अभिनव भारती आया, फिर संगीत रत्नाकर, देन राग विबोध। ओके, अभिनव भारती, संगीत रत्नाकर, देन राग विबोध, ऑप्शन 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21 इन श्रुतियों पर स्थापित शुद्ध स्वर सप्तक किस काल को इंगित करता है? तो यह इंगित करता है आधुनिक काल को, क्योंकि आधुनिक काल में जो विद्वान थे उन्होंने स्वर को उसकी प्रथम श्रुति पर स्थापित किया। तो जो हमें एक संख्या प्राप्त हुई वो थी 1, 5, 8, यानी उन्होंने जो स्वरों को श्रुति पर स्थापित किया, जैसे सा प्रथम श्रुति पर हो गया, है ना, रे 5वीं पे हो गया और गंधार 8वीं पे हो गया। तो इस प्रकार ये उन्होंने श्रुतियों को स्थापित किया और ये आधुनिक काल से संबंधित है। क्वेश्चन है कि रे और ध कोमल एवं ग और नी तीव्र स्वर लक्षण किस राग, मतलब किस, इन चारों में से ऑप्शन किसके हैं? तो ये जो है संधि प्रकाश राग में प्रयोग किया जाता है, यानी जो संधि प्रकाश राग होते हैं उनमें अक्सर रे ध कोमल होता है और गंधार निषाद तीव्र होते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत में राग के समय सिद्धांत का समावेश नहीं है, क्योंकि कर्नाटक संगीत में रागदारी पद्धति नहीं है। ऑप्शन है 3, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 46, किस विद्वान ने नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी है? उत्तर है आपका 4, अभिनव गुप्त के द्वारा नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी गई है। ये क्वेश्चन बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ, सो आपको ये ज़रूर से याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार आ भी चुका है। प्राचीन शास्त्रकारों ने शुद्ध मध्यम को किस श्रुति पर स्थापित किया? प्राचीन शास्त्रकारों ने 13वीं श्रुति पर शुद्ध मध्यम को स्थापित किया, ऑप्शन 1। चित्रावीणा के वादन हेतु उंगलियों का प्रयोग किया जाता था, किसका प्रयोग किया जाता था? उंगलियों का। सो 4 आपका सही उत्तर है। 49 क्वेश्चन है कि उस राग जोड़ी का चयन करें जिसमें सभी स्वर समान हो। तो यूजीसी की तरफ से ये सही आंसर है मारवा और पुरिया, ऑप्शन 3। मारवा और पुरिया राग में सभी स्वर समान होते हैं। स्थायी आरोही अवरोही वर्ण के संयोग को कहा जाता है। सही उत्तर है आपका 2, संचारी वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बिलावल थाट के समान है? तो पाश्चात्य संगीत में जो मेजर स्केल होता है वो हिंदुस्तानी संगीत के बिलावल थाट के समान माना जाता है। सही उत्तर है 1, मेजर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राग काफी थाट से नहीं है? सही उत्तर है 3, जयजयवंती। जयजयवंती आपका काफी थाट से नहीं है। 53 क्वेश्चन है कि कालक्रम के अनुसार आपको पुस्तकों का यहाँ पे उन्हें लगाना है। सो उत्तर है आपका 3। तो देखिए, सबसे पहले मतंग की बृहद्देशी है, फिर संगीत पारिजात है, फिर संगीत चिंतामणि, देन सबसे लास्ट में भारतीय संगीत वाद्य की रचना हुई। ऑप्शन 3 सही आंसर है। द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक के रचयिता कौन है? सो ये ओ गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है। स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, ओ गोस्वामी। कौन सा स्वर अर्धदशक स्वर के नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि अब तक कम से कम 8 से 10 बार ये पूछा जा चुका है। सो आपका सही उत्तर है ऑप्शन 3, म। और केवल ना कि नेट जेआरएफ में बल्कि अदर जो आपके केवीएस, एनवीएस या जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर है कि आलिया फतू का संबंध किस घराने से है? तो ये दोनों संबंधित थे पटियाला घराने से, ऑप्शन 2, और इन्हें कर्नेल जर्नेल के नाम से भी जाना जाता था।
57 निर्मल शाह प्रसिद्ध थे, किसके लिए प्रसिद्ध थे? क्या ये सरोद वादक थे, क्या बीनकार थे, क्या सारंगी वादक थे, अन्यथा ये तबला वादक थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन 2 बीनकार थे। ढाड़ी शब्द से क्या अभिप्राय है? ढाड़ी शब्द जो है वो एक संगीत संप्रदाय के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स में आदिवासी जनजातियां हैं, संगीत के समुदाय हैं, जैसे मंगनियार है या मिरासी है, या इस प्रकार से बहुत सारे संगीत समुदाय होते हैं। उसी प्रकार से ढाड़ी जो है वो भी एक संगीत संप्रदाय का स्वरूप है। कौन सा स्वरांतर षड्ज मध्यम भाव को इंगित करता है? सो रे और प। तो जब आप इनके बीच की श्रुतियों को गिनते हैं और उन्हें स्थापित करते हैं तो जो अंतर आप देखते हैं वो षड्ज मध्यम भाव का होता है। ओके, रे और प, ऋषभ और पंचम, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है कि सितार के उद्गम को त्रितंत्री वीणा में देखा जा सकता है, क्योंकि त्रितंत्री वीणा में 7 तार होते थे। तो ये तो देखो बिल्कुल आप साफ समझ सकते हो, क्योंकि जब दिया ही हुआ है त्रितंत्री यानी जिसमें 3 तार हैं तो 7 तार कैसे हो जाएंगे? तो ऑप्शन 1 हमारा जो सही है वो है ऑप्शन 3। ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि त्रितंत्री वीणा में तो तीन ही तार होंगे, 7 नहीं। भातखंडे जी के अनुसार शुद्ध ऋषभ की आंदोलन संख्या कितनी है? तो भातखंडे जी के अनुसार शुद्ध ऋषभ की आंदोलन संख्या है 270, जैसे 240 षड्ज की है, 270 ऋषभ की है, 300 गंधार की है। तो इस प्रकार ये आंदोलन संख्या इन्होंने शुद्ध ऋषभ की 270 मानी है। फिर क्वेश्चन है कि राजा भैया पुंछ वाले किस घराने से संबंधित हैं? ऑप्शन 4 ग्वालियर घराने से ये संबंधित है। सुरेश बाबू माने का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन 2 अब्दुल रहमान। सुरेश बाबू माने किस नाम से और जाने जाते हैं? अब्दुल रहमान। 64 है कि उस्ताद अमीर खां पटियाला घराने के महान प्रतिनिधि हैं, क्योंकि उस्ताद अमीर खां ने वाहिद खां से, वहीद खां होना चाहिए मेरे ख्याल में, तो इन्होंने इनसे शिक्षण प्राप्त किया था। तो यहाँ पे दोनों ही उत्तर यूजीसी के द्वारा गलत बताए गए हैं, मतलब ऑप्शन 2 ए और आर दोनों ही गलत हैं। 65 फयाज खां साहब ने आफ्ताब ए मौसीकी उपाधि किस दरबार से प्राप्त की थी? ऑप्शन 2 मैसूर से। और मैसूर कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। तो उस समय की जो मैसूर रियासत थी उन्होंने आफ्ताब ए मौसीकी उपाधि इन्हें प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध गान के अंगों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन 3 6, यानी 6 अंग थे प्रबंध गान के। प्रबंध के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, आप चाहें तो जाके यूट्यूब पे उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मतंग ने अपनी पुस्तक बृहदेशी में कितने ग्राम रागों का उल्लेख किया है? ऑप्शन 1 7 ग्राम रागों का उन्होंने उल्लेख किया है। बेगम अख्तर के गुरु कौन है? तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है बड़े गुलाम अली खां साहब थे, लेकिन उत्तर यहाँ पे अता हुसैन खां साहब दिया है यूजीसी की तरफ से, ऑप्शन 3 अता हुसैन खां। नेक्स्ट है कि कौन अनभ्यास मूलक अल्पत्व का उदाहरण है? तो मैंने आपको समझाया था अभी लास्ट जो मैंने क्लास ली थी उसमें, अनभ्यास मूलक अल्पत्व क्या होता है। अनभ्यास जिस पर हमें अभ्यास नहीं करना है, जिस पर हमें जोर नहीं देना है, जिस पर हमें ज़्यादा रुकना नहीं है, और अल्पत्व यानी कम मात्रा में उसको प्रयोग करना है। तो अवरोह में बिहाग का रे, बिहाग राग में अवरोह में ऋषभ का प्रयोग अनभ्यास मूलक अल्पत्व का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि चुटकुला नामक विधा का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन 3 सुल्तान हुसैन शर्की। शर्की मैं कह सकती हूँ कि शर्की राज्य के जो राजा थे हुसैन शाह, तो उन्होंने चुटकुला ख्याल नामक विधा का आविष्कार किया। मेहर बैंड किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 अलाउद्दीन खां साहब से। सो इन्होंने क्या किया था, उस समय कई सारे बच्चों को जो विस्थापित थे, जो कि अकाल से पीड़ित थे, या बहुत सारे जो युद्ध मतलब सशस्त्र विद्रोह चल रहे थे, सो उनसे जो विस्थापित थे, परेशान थे, तो उनको लेके अनाथ जो हो गए थे बच्चे, ऐसे कई बच्चों को लेकर उन्होंने मेहर बैंड शुरू किया था। और मेहर बैंड की उपलब्धि इतनी थी, इतना इन्होंने नाम कमाया कि जगह जगह से इन्हें प्रोग्राम करने के लिए अवसर मिलते थे, जगह जगह इन्हें बुलाया जाता था, और मेहर बैंड जो था बहुत जल्दी भारत में प्रसिद्ध हो गया था।
नेक्स्ट है कि भिन्न को चुनना है, शिखर, ब्रह्म, गणेश और प्रतिहार। सो शिखर, ब्रह्म, गणेश तीनों ताल हैं, प्रतिहार इसमें अलग है। सो सही उत्तर है आपका ऑप्शन 3 प्रतिहार। 73 है कि कौन सी जाति प्रबंधकी है? तिस्त्र खंड संकीर्ण। तिस्त्र खंड संकीर्ण तो सप्त सूलादि ताल जो हैं, सो उनमें ये तालों की जातियां हैं, तिस्त्र, चतुस्त्र, खंड, मिश्र, संकीर्ण, इस प्रकार ये 5 जातियां हैं। लेकिन प्रबंध की जाति है दीपनी। सो ऑप्शन 3 दीपनी। फिर आपका प्रश्न है रे म प ग म रे सा, ये स्वर संगति जो है राग हमीर से, कामोद से, शुद्ध सारंग या श्याम कल्याण किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 श्याम कल्याण से। सही उत्तर है आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि इनायत हुसैन खां सहसवान वाले यानी रामपुर सहसवान घराने से इनायत हुसैन खां किसके शागिर्द थे? तो ये शिष्य थे हस्सू खां साहब के। ऑप्शन 1 हस्सू खां। सो गाइज ये थे आपके 75 क्वेश्चंस। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस जानने को मिले होंगे, बहुत सारे फैक्ट्स आपको जानने को मिले होंगे और आई होप आपके एग्जाम में ये ज़रूर से यूज़फुल हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार कोई प्रश्न पत्र या किसी संगीत से जुड़े टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। जो भी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं अपनी पढ़ाई करते रहिए लगातार और मेहनत करते रहिए, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा।